फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है मैं लेके चलूँगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के रहने वाले संतोष जी ने ये कहानी हमें भेजा है। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ संतोष और मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इसके बाद मैं नौकरी की तलाश में लगा हूँ। हमारे पिताजी का एक परचून की दुकान है और वो दुकान वही संभालते हैं। तो हमारे पिताजी बोले, संतोष बेटा, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमारे दुकान पर आकर के मेरी हाथ बटाओ। तो मैं भी उनकी बात समझ गया, यानी कि ठीक है पिताजी, और मैं दुकान पर सुबह शाम जाने लगा। एक दिन की बात थी, उस दिन संक्रांति थी और मामा जी भी, हमारे बड़े मामा जी भुवनेश्वर में ही रहते थे। एक सरकारी ऑफिसर थे, वो सरकारी जॉब में थे। तो वो 5 बज रहा था, मैं दोपहर में आ गया था अपने घर पर। इसके बाद मैं दुकान पर नहीं गया था, अब मैं जाने की तैयारी कर रहा था। तो मामा जी घबराए हुए से कुछ आए, उनके पास स्कूटर था अपना, और घर में आए। हमने प्रणाम किया। बोले, मामा जी क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे हो आप? बोले, बेटा बात कुछ ऐसी है, तेरा छोटा मामा वो अपने ससुराल गया हुआ है और हमें पता लगा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है बाइक से। तो मैं उसी टेंशन में हूँ बेटा, और मैं कल जा नहीं पाऊँगा ना आज जा पाऊँगा, कि कल हमारे ऑफिस में विजिट है, कई लोग आ रहे हैं, तो मेरा जाना बहुत मुश्किल है। तो बेटा तुम चले जाना और देखो वहाँ पर जा कर के, अगर वो आने के हालत में हो तो टैक्सी में डाल करके और वहीं से यहीं लेते आओ, कि उसका इलाज हम लोग यहाँ पर सही ढंग से करा सकें। यानी कि मामा जी आप ठीक तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे दुकान पर जाना है। मैं बहाना मारा तो मामा जी बोले, बेटा मैं चला जाऊँगा दुकान पर, तुम्हारे पिताजी को मैं समझा दूँगा। देखो मैं ये बस का टिकट भी लाया हूँ, शाम के 7 बजे की बस है और तुम निकल जाओ। मैं सोचा, नहीं चलो, दुकान पर बैठे बैठे मैं तो काफ़ी बोर हो चुका था, चलो थोड़ा सा घूम फिर करके आया जाए। ये बात जो बता रहा हूँ आपको, ये जो हादसा मेरे साथ में हुआ था, ये इसको हुए करीब 28 साल बीत चुके हैं और मेरी जो उम्र थी उस टाइम थी 24 साल का, और मैं अब 52 साल का हो चुका हूँ। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और इसके बाद मेरे घर में मेरी दादी मंदिर गई हुई थी, माँ भी साथ में गई हुई थी, और हमारा छोटा भाई था और हमारी एक बहन थी। तो हम दादी और माँ का इंतज़ार करने लगे कि चलो माँ दादी आ जाए तो हम निकलेंगे। तब तक मैं अपना बैग में थोड़ा बहुत अपना कपड़ा वपड़ा रख लिया और मामा जी ने टिकट दिया और पैसे भी दिए। बोले, बेटा से 300 किलोमीटर पड़ता है, जगह का नाम उन्होंने जो बताया वो डिस्ट्रिक्ट फुलबानी है और जगह का नाम है गारिया। और हमारे जो छोटे मामा के ससुर थे वो पोस्ट मास्टर थे गारिया में, तो वहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था। पोस्ट ऑफिस तो हर कोई जानता है, और पोस्ट ऑफिस के साथ में ही उनका मकान था, सरकारी क्वार्टर था। तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं पहली बार निकल रहा था, मन में थोड़ा सा संकोच था, डर था, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। तभी हमारी माँ और दादी भी आगे आते ही दादी बोली चौंक करके,
अरे बेटा संतोष, कहीं जा रहा है क्या तू? नहीं कि हाँ दादी, से मामा जी का एक्सीडेंट हो गया, छोटे मामा जी का। और बड़े मामा, तब तक वो बड़े मामा ने सारी बात परिवार में सबको समझा दिया और बोले बेटा चल तर को मैं बस स्टैंड छोड़ के आऊँ, बस बिठा करके। दादी बोली अरे बेटा प्रसाद खा के जाओ, आज संक्रांति है, मैं मंदिर से आई हूँ। तो मामा बोले कि अरे देर हो जाएगी, फिर बस निकल जाएगी, आप समझा करो। बोले बस 2 मिनट रुको। प्रसाद को उन्होंने एक डब्बे में पैक करके और दादी ने दे दिया, बेटा इसको बैग में रख लो, जहाँ टाइम मिले बस में बैठ के आराम से इसको खा लेना। और मैं उस प्रसाद के डब्बे को अपने बैग में रख करके और बड़े मामा के साथ में स्कूटर पर बैठ करके बस स्टैंड चला गया। वहाँ पहुँचा तो 15 मिनट रह गया था बस जाने में। आराम से हमें सीट तो हमारा जरूर था ही, बस में बैठ गया। मामा जी जब तक खड़े रहे जब तक हमारी बस चली नहीं। मामा जी ने बहुत सारा समझाया, बेटा रास्ते में किसी का दिया मत खाना, और हाँ बस जहाँ रुकेगी, होटल जहाँ होगा वहाँ ज़रूर तुम खाना खाना, भूखे मत रहना। पैसे तो दे रखे थे। मैं सारी बात उनकी समझ गया और बस हमारी चल दी। मैं कंडक्टर से बोल दिया था, भाई जब गाड़ियाँ आ जाए तो स्टैंड तो हमें उठा देना भाई, अगर मैं सो गया तो। बोले अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो हम होटल पर रुकेंगे एक जगह पर खाना वाना खा करके, और जहाँ होटल पर रुकेंगे वहाँ से भी 4 घंटा आगे है। ये करीब 2:30 बजे, 2-2:30 बजे रात को आसपास बस वहाँ पहुँचेंगी। आप निश्चित रहो, मैं आपको ज़रूर उतारूँगा वहाँ पर। फिर वाकई काफ़ी देर के बाद में करीब 12 के आसपास के बस उन्होंने एक होटल पर रोका। मुझे भूख तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं उतर गया तो हल्का फुल्का कुछ खाना खा लिया और फिर मैं बस में आकर के बैठ गया। बस चलने के हुई तो फिर मैं एक बार कंडक्टर को याद दिलाया, भैया हमें गाड़िया पर स्टैंड पर उतार देना। बोला हाँ भाई मुझे ध्यान है आपका। और करीब 2:30 बजे रात को बस वहाँ पहुँच गई। थोड़ा जंगली इलाका था स्टार्टिंग में, और कंडक्टर बोला भाई जहाँ मैं उतारूँगा ना वहाँ अंधेरा होगा और थोड़ा जंगल भी है, से आप देख लेना सही ढंग जगह पर जाकर के बैठना, और सुबह हो तब जाकर निकलना जहाँ जाना हो आपको। वो काफ़ी समझा दिया था, बुज़ुर्ग आदमी था, मैं उसकी बात समझ गया। फिर उन्होंने बस रोका और मैं उतर गया। देखा मैं रोड पर तो लाइट जल रही थी और मुझे ज़ोर की पेशाब लगा हुआ था। मैं एक दीवार था, दीवार के पास पेशाब किया। फिर मैं देखा कि जो दीवार था उसके पीछे एक आधा अधूरा घर बना हुआ था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और काफ़ी पुराना भी लग रहा था। वो जैसे किसी ने बनाते बनाते घर को छोड़ दिया हो, उस टाइप का ही लग रहा था। और फिर मैं वहाँ से पेशाब करके तो देखा तो एक जगह मुझे लाइट नज़र आई, शायद वो होटल था। मैं उस तरफ को बढ़ा रोड के साइड से, और वहाँ जाकर देखा तो एक लकड़ी का बेंच रखा हुआ था और अंदर एक कमरा था, उसमें ताला बंद था और बैठने का साधन सही था, लकड़ी का बेंच। लाइट थी वहाँ पर, बाहर भी रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट भी थी। तो मैं उस बेंच पर बैठ गया। वहाँ से बाहर का सब कुछ दिख रहा था, रोड साइड सब कुछ खुला खुला नज़र आ रहा था। और मैं अभी सिगरेट निकालने की कोशिश ही कर रहा था। मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ, घर वाले नहीं जानते इस बात को। तो बस स्टैंड पर मैंने सिगरेट का पैकेट ले लिया था और माचिस ले लिया था, और तभी मैं देखा एक बड़ा सा काला कुत्ता, अब बहुत बड़ा। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कुत्ता मैंने कभी देखा नहीं था।
मैंने जहाँ पेशाब किया था वहाँ जा कर के वो सूंघने लगा और सूंघ कर के मेरी साइड में जहाँ मैं बेंच पर बैठा था वहाँ पर आकर के करीब 4 मीटर के आसपास 4 फुट के आसपास दूरी पर खड़ा होकर के अब मेरे को देख के भौंकने लगा। मैं तो एकदम डर गया। इतना भयानक चेहरे वाला कुत्ता और इतना बड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। डरना वाजिब था। मैं सिगरेट तो ऐसे ही हाथ में लिए माचिस बैठे रह गया डर के मारे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो भौंकना शुरू किया। मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, ना कोई मुझे नज़र आ रहा था। वो जो होटल था उसमें ताला ही बंद था, कमरे के अंदर में उसमें तो कोई होने कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं एकदम परेशान हो गया डर के मारे कि अब करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। और कुत्ता वो भयंकर रूप से लग रहा था कि मेरे पर अटैक ही कर देगा, लेकिन वो 4 फीट दूरी पर ही भौंक रहा था। वो हमारे नज़दीक नहीं आया, पता नहीं क्यों। फिर वो कुत्ता वापस चला गया बाहर रोड साइड में, और फिर दोबारा आया, फिर वही 4 फुट की दूरी पर खड़ा होकर के, और उसी अंदाज में जैसे मेरे पर हमला कर देगा बार बार वो भौंके जा रहा था। इस तरह वो कम से कम 4 चक्कर मेरे को उस जगह से लगा लिया था, और मैं तो पसीने पसीने एकदम तर हो चुका था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा कहीं तुम रात में फंसो किसी जगह पर तो हमेशा बजरंगबली का नाम लिया करो, और मैंने वही किया। मन में बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया, और वाकई मेरा डर बजरंगबली के नाम लेते ही थोड़ा कम हुआ। तभी मैं बैठ कर के और देखा कुत्ता तो है नहीं आगे, अब मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सोचा कि सिगरेट को जला ही लूँ। और मैं सिगरेट जलाया, तभी मुझे जिधर दरवाज़ा था ताला बंद था उस जगह पर वो कुत्ता मेरे को नज़र आया, और उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। एकदम बर्दाश्त ना करने वाली बदबू उसके शरीर से निकल रही थी, और वो फिर मुझे भौंकना शुरू कर दिया। और जबकि मैं दरवाजे बाहर में बैठा हूँ, कुत्ता आता तो उसी साइड से आता और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो अचानक पीछे में कहाँ से प्रकट हो गया। मैं ये देख करके हैरान रह गया। मेरे हाथ से सिगरेट जलती हुई नीचे गिर चुकी थी, और मैं उठ करके वहाँ से बाहर निकल आया। कोई शक्ति थी जो हमारे पास में उसको कुत्ते को नहीं आने दे रही थी, और कुत्ता बहुत कोशिश कर रहा था मेरे को काटने का या हमला करने का, लेकिन कोई शक्ति जो थी हमारे पास में जो उसको रोक रही थी। बारंबार वो बहुत कोशिश कर चुका था। मैं घबराया हुआ वहाँ से रोड पर निकल गया, और मैं रोड के साइड पर खड़ा हो गया। फिर मैं मुड़कर देखा जहाँ वो बेंच था जिस पर मैं बैठा हुआ था, तो देखा तो देख करके मैं हैरान रह गया। क्या देखता हूँ कि जो कुत्ता था वहाँ था नहीं, उसके अंदर में अब उस पर एक औरत बैठी हुई थी। अब मेरे तो लगा कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा देख करके कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। अब कभी कुत्ता नज़र आ रहा है, अब ये औरत नज़र आ रही है, और मैं उस औरत को देखा। बहुत अजीब तरह की उसका चेहरा था, और देखने में मुझे डर लग रहा था उसको, और वो लगातार मेरे को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में वो सम्मोहन था जैसे मुझे वो रोक रही हो कि तू यहाँ से जा नहीं सकेगा। लेकिन मेरे पास शायद वो शक्ति थी
कि मैं उस केशव मोहन से दूर जा सकता था, और वही हुआ। मैं उसे अपना पीछा छुड़ाया वहाँ से, और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा दूर पर जा कर के लैंप पोस्ट जल रहा था, स्ट्रीट लाइट के पास में खड़ा हो गया मैं। तभी मैं देखा कोई साइकिल पर आ रहा है। मैं उसको रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। तब मैं उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया साइकिल वाले के साथ में। वो बुजुर्ग आदमी था। नहीं, चाचा जी रुक जाओ, चाचा जी रुक जाओ, मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ, चाचा जी रुको तो सही। थोड़ी दूर पर जा कर के वो रुका। बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला, चाचा जी मैं तो भुवनेश्वर राजधानी से आया हूँ, अब मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, और बस वाले ने मेरे को यहीं उतारा है स्टैंड पर। बोला, बेटा जिस जगह तुम खड़े थे ना, अगर कोई भी रोकता ना तो मैं वहाँ कभी नहीं रुकता, ना कोई रुकता है। से तुम्हें पता नहीं है? यानी कि नहीं चाचा जी, मैं तो राजधानी से आया हूँ और ये पहली बार मैं इस जगह पर आया हूँ। बोला, चलो मेरे साथ चलो, मेरा आगे चाय की दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं। और फिर वो साइकिल से उतर गया और हम पैदल पैदल उसके साथ में गए। थोड़ी दूर पर रोड किनारे उसका चाय की दुकान थी, और वो चाय दुकान अपना खोला। तब तक 4 बज चुका था सुबह का। फिर मैंने उसको सारी अपनी दास्तां सुनाई। तो बोला, बेटा जहाँ तुम बैठे थे ना, जो आधा अधूरा मकान देख रहे हो, वो एक औरत का था, और औरत उस होटल को अकेले चलाती थी जहाँ तुम बैठे हुए थे, और उस पर पागलपन के दौरा पड़ता था। और वो मकान ही बनवा रही थी। जो तुम मकान देखे थे जहाँ तुम पेशाब करके आए थे, ये उसी का मकान है, वो बनवा रही थी। और अचानक एक दिन फांसी पे झूल गई वो, और तब से वो चुड़ैल बन चुकी है। देख रहे हो ना, उसका मकान वैसे वैसे पड़ा है। वहाँ कोई रात तो छोड़ो, दिन में जाने कोई हिम्मत नहीं करता है। इतना लोगों को परेशान करती है, और कई तरह के वहाँ पर हादसे हो चुके हैं। अब मुझे लगा कि मैं तो सुन कर के ही बेहोश हो जाऊँगा। जिस तुम औरत को देखे ना, तभी वो चाचा बोले, चाय वाले, जिस तुम औरत को देखे ना, वो वही चुड़ैल थी। मेरे तो सिट्टी पिट्टी और गुम हो गई। अनिक चाचा, मुझे भूख लग रही है, कुछ है आपके पास में है खाने का? तो बोले, बेटा रुको, मैं ज़रा पानी भर के आता हूँ, और तब मैं चाय बनाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि तुमको क्या बना के जल्दी से दे सकता हूँ। बोले, तुम यहीं पर बैठो। और वो पानी का डब्बा उठाए और आगे की तरफ चल पड़े पानी लाने के लिए सरकारी नल से। तब मेरे को ध्यान में आया कि अरे, दादी ने तो प्रसाद दिया था डब्बे में बना करके भगवान का। और मैं फटाफट थैला खोला अपना बैग को, और वो डब्बा निकाला, और प्रसाद को मैं खाने लगा। तभी वो चाचा पानी का डब्बा लेकर आ गए, और मेरे को खाते देख बोला, बेटा क्या खा रहे हो? नहीं चाचा, दादी ने मंदिर का प्रसाद दिया था। तभी वो बोले, हाँ अब मैं समझ गया कि तुम पर वो कुत्ता क्यों नहीं हमला कर रहा था, और वो चुड़ैल तुम्हें क्यों छोड़ दिया। बेटा इसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास ये प्रसाद रखा हुआ था तुम्हारे बैग में, और इसी वजह से तुम्हारी आज जान बची है। बेटा भगवान को धन्यवाद बोलो, इस प्रसाद के वजह से जो तुम्हारी दादी ने दिया था, इस वजह से तुम्हारी आज ये जान बची। और वाकई मुझे लगा कि हाँ, ये चाचा जो बोल रहे हैं चाय वाले, सही बात बोल रहे हैं। मैं भगवान को प्रणाम किया,
और मैं सोचा कि अगर ये प्रसाद नहीं होता आज तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता। और तब तक चाचा बोले बेटा पहले मैं चाय बनाता हूँ और इसके बाद में कुछ और देखता हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं चाचा, पोस्ट मास्टर हमारे मामा जी के ससुर हैं, उन्हीं के घर में जाना है। बोले बेटा थोड़ा आगे है लेकिन अभी रुक जाओ, उजाला हो जाने दो तब जाना, तब तक तुम्हारे पास में बैठो, यहाँ कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने चाय बना के दिया, चाय पिया और मैं सोचने लगा वही बात को कि देखो एंड टाइम पर मंदिर से दादी हमारी प्रसाद लेके आ गई थी और मामा जी मना कर रहे थे, कह रहे निकल बेटा जल्दी बस छूट जाएगी। अगर मैं आज ये प्रसाद ले कर के नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, आप बीती हो, अपने दोस्त मित्र का किसी का भी हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी कहानी हम ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा जो नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, उस पर भी विजिट कीजिए, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं, तो उस पर भी आप विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।